हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों को कैरियर पॉइंट आरडी यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग भारतीय संविधान के विकास के संक्षिप्त जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, जिसमें हम लोग अंग्रेजों द्वारा भारत में शासन करने के लिए समय समय पर लाए गए एक्ट अधिनियम के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। तो आज हम लोग 1919 के भारत परिषद अधिनियम अर्थात उसी को कहा जाता है 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो दोस्तों शुरू कीजिए, आप लोग लिखना प्रारंभ कर दीजिए कि 1919 को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम। इस अधिनियम के तहत केंद्र में द्विसदात्मक विधायिका की स्थापना की गई थी। यानी केंद्र में द्विसदात्मक विधायिका की स्थापना की गई। उसमें पहला था राज परिषद और दूसरा था केंद्रीय विधान परिषद। तो केंद्रीय विधान परिषद था, यानी केंद्र में द्विसदात्मक विधायिका की स्थापना की गई, जिसमें पहला था राज परिषद यानी राज परिषद और दूसरा केंद्रीय विधान परिषद। तो देखिए, राज परिषद में कुल सदस्यों की संख्या, राज परिषद में कुल सदस्यों की संख्या 60 थी। कितनी थी? 60 थी, जिसमें 34 ऐसे सदस्य थे जिनका निर्वाचन किया जाता था, यानी चुना होता था। 34 सदस्यों का निर्वाचन यानी चुनाव किया जाता था। आज इसमें 26 सदस्यों का मनोनीत किया जाता था। और इनका शासनकाल जो था सो 5 वर्षों का था। कितना? 5 वर्षों का था। यानी राज परिषद में कुल सदस्यों की संख्या 60 थी, जिसमें 34 ऐसे सदस्य जिनका निर्वाचन किया जाता था, यानी चुनाव किया जाता था। और उसमें 26 ऐसे सदस्य थे जिनका मनोनीत किया जाता था। और इनका शासनकाल 5 वर्षों का होता था। जबकि आगे केंद्रीय विधान परिषद में कुल सदस्यों की संख्या 144 थी। कितनी थी? 144 थी। इसमें 104 सदस्य का निर्वाचन किया जाता था, यानी चुनाव। 104 सदस्यों को चुना किया जाता था और 40 सदस्यों का निर्वाचन किया जाता था, यानी मनोनीत किया जाता था। 40 सदस्यों को मनोनीत किया जाता था। तो देखिए, केंद्रीय विधान परिषद के शासनकाल यानी सदस्यों का शासनकाल 3 वर्ष का था। 3 वर्षों का था। तो ध्यान दीजिएगा, यहां पर कहा जा रहा है कि एक राज परिषद और केंद्रीय विधान परिषद, ये दो सदन है। ये दोनों क्या है? सदन है। तो ये दोनों सदनों यानी राज परिषद और केंद्रीय विधान परिषद के दोनों सदनों का समान अधिकार था, यानी कुछ भी कार्य करते थे उन लोगों को समान अधिकार था। लेकिन एक प्रकार से सिर्फ बजट की स्वीकृति निचले सदन द्वारा दिया जाता था। बजट की स्वीकृति निचले सदन द्वारा दिया जाता था। तो इसको समझने के लिए अभी देखिए कि सदनों की संख्या वर्तमान समय में 2 है, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा 2 सदन है भारत के वर्तमान समय में। तो देखिए, लोकसभा और राज्यसभा। तो हम लोग लोकसभा को निचली सदन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? निचली सदन। देखिए, ये निचली सदन। इसको राज्यसभा को उच्च सदन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उच्च सदन। यानी लोकसभा को अभी बोलते हैं निचली सदन और राज्यसभा को उच्च सदन। तो उस समय क्या था, जो राज परिषद था वो उच्च सदन था।
राज्य परिषद क्या था? उच्च सदन था। और ये केंद्रीय विधान परिषद था, सो निचले सदन था, निचले सदन था। तो देखिए उस समय राज्य परिषद यानी उस समय राज्य परिषद के सदस्यों का शासनकाल 5 वर्षों को होता था और केंद्रीय विधान परिषद के सदस्यों का शासनकाल कितना समय का होता था? 3 वर्षों को। और वर्तमान समय में देखिए लोकसभा के सदस्यों का शासनकाल 5 वर्षों का होता था और राज्यसभा के सदस्यों का शासनकाल 6 वर्ष को होता है। तो देखिए कभी भी जो बजट प्रस्तुत किया जाता है तो सिर्फ लोकसभा द्वारा बजट प्रस्तुत किया जाता है, न कि राज्यसभा द्वारा। उसी प्रकार से उस समय भी कब 1919 के भारत परिषद अधिनियम या मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के तहत उस समय भी यही प्रक्रिया थी जो वर्तमान समय में है। तो उस समय क्या था कि राज्य परिषद था, उच्च सदन था। अभी देखिए राज्यसभा से उच्च सदन है, केंद्रीय विधान परिषद उस समय निचली सदन थी। तो अभी भी देखिए लोकसभा निचली सदन है। तो इसकी चर्चा हम लोकसभा राज्यसभा की चर्चा हम अगले क्लास में करेंगे। लेकिन अभी समझने के लिए यहां आप समझ लीजिए कि उस समय जो अभी वर्तमान समय में लोकसभा है उस समय क्या था? केंद्रीय विधान परिषद था। और जो वर्तमान समय में राज्यसभा है उस समय क्या था? राज्य परिषद था। उस समय राज्य परिषद था। तो समझ में आ गया होगा। अब आगे देखिए, इस अधिनियम के तहत यानी 1919 के भारत परिषद अधिनियम के तहत पहली बार प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली का प्रारंभ किया गया। क्या? द्वैध शासन प्रणाली का प्रारंभ किया गया। द्वैध शासन कहां? प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली का प्रारंभ किया गया। किस अधिनियम के तहत पूछा भी गया है। तो 1919 के भारत परिषद अधिनियम के तहत प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत की गई। लियोनस कार्टियर जो प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली लागू करने के जनक के रूप में जाने जाते हैं। कौन? लियोनस कार्टियस को प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली लागू करने के जनक के रूप में जाने जाते हैं। अब देखिए आगे, इस आयोग द्वारा प्रांतीय विषयों को 2 उपवर्गों में बांटा गया। इस आयोग द्वारा प्रांतीय विषयों को 2 वर्गों में बांटा गया यानी 2 भागों में विभक्त कर दिया गया। किसको? प्रांतीय विषयों का। तो इसमें कौन कौन सा भाग में बांटा गया? तो एक को कहा गया आरक्षित विषय और दूसरा को कहा गया हस्तांतरित या आंतरिक विषय। यानी इस आयोग द्वारा प्रांतीय विषयों को 2 भागों में विभक्त कर दिया गया। कौन कौन से भाग में बांटा गया? तो एक आरक्षित विषय और दूसरा हस्तांतरित या आंतरिक विषय में विभक्त कर दिया गया। अब देखिए आरक्षित विषयों के अंतर्गत यानी इसके अंतर्गत आरक्षित विषयों के अंतर्गत कौन कौन सा क्षेत्र आता था उसके बारे में। तो आरक्षित विषयों के अंतर्गत जैसे वित्त, भूमि कर, वित्त, भूमि कर, अकाल सहयोग, वेतन, सिंचाई, आपराधिक जातियां, जल मार्ग, छोटे
छोटे बंदरगाह श्रमिक कल्याण तथा सार्वजनिक सेवाएं आदि आरक्षित विषयों के अंतर्गत वित्त, भूमि कर, अकाल सहयोग, सिंचाई, आपराधिक जातियां, जल मार्ग, छोटे छोटे बंदरगाह, श्रमिक कल्याण आदि आते थे। द्वैत शासन प्रणाली को दो भागों में बांटा गया था, एक आरक्षित विषय, एक हस्तांतरित विषय, और उसके अंतर्गत ये आते थे। और हस्तांतरित या आंतरिक विषयों के अंतर्गत देखिए शिक्षा, पुस्तकालय, संग्रहालय, स्थानीय स्वायत्त शासन, चिकित्सा, सार्वजनिक निर्माण विभाग, तथा मनोरंजन आदि इस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, उस समय का क्या गया था, इस आयोग द्वारा प्रांतीय विषयों को दो भागों में बांटा गया, यानी प्रांत द्वैत शासन प्रणाली लाई गई थी। उसके तहत प्रांतों में दो भागों में विभक्त कर दिया उनके विषयों को और शासन करने के लिए। तो देखिए, आरक्षित विषय के अंतर्गत वित्त, भूमि कर, अकाल सहयोग, वेतन, सिंचाई, आपराधिक जातियां, जल मार्ग, छोटे छोटे बंदरगाह, श्रमिक कल्याण, सार्वजनिक सेवाएं आदि आते थे। किसके? आरक्षित विषयों के अंतर्गत। और इसके अंतर्गत हस्तांतरित या आंतरिक विषयों के अंतर्गत शिक्षा, पुस्तकालय, संग्रहालय, स्थानीय स्वायत्त शासन, चिकित्सा, सार्वजनिक विभाग और मनोरंजन आदि आते थे। तो आगे लिखिएगा, आरक्षित विषयों पर शासन करने का अधिकार। आरक्षित विषयों पर देख लीजिए, आरक्षित विषयों के अंतर्गत कौन कौन आते थे। तो आरक्षित विषयों पर शासन करने का अधिकार वायसराय की थी। वायसराय और उसकी कार्यकारिणी परिषद की थी। यानी आरक्षित विषयों पर वित्त आयोग जो आते थे, सार्वजनिक क्षेत्र आते थे, श्रमिक कल्याण, ये सभी मामलों पर किसका शासन था? तो वायसराय और उसकी कार्यकारिणी परिषद की थी। वायसराय और उसकी कार्यकारिणी परिषद की थी। जबकि हस्तांतरित या आंतरिक विषयों पर शासन करने का अधिकार वायसराय द्वारा विधान परिषद, कौन? विधान परिषद के प्रति उत्तरदायित्व मंत्रियों की सहायता से की जाती थी। यानी मंत्रियों की सहायता से किए जाते। तो आप ध्यान रखिए कि आरक्षित विषयों पर किसका शासन था? तो वायसराय या उसके कार्यकारिणी परिषद की। और इसके द्वारा वायसराय द्वारा ही हस्तांतरित विषयों पर विधान परिषद के प्रति उत्तरदायित्व मंत्रियों की सहायता से इस पर शासन किया जाता था। किस पर? ये हस्तांतरित या आंतरिक मामलों पर। तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब आगे देखिए,
इस अधिनियम के तहत यानी 1919 का भारत परिषद अधिनियम के तहत भारत के सचिव को कौन, भारत के सचिव को भारत में महालेखा परीक्षक की नियुक्ति करने का अधिकार दिया गया। किस अधिनियम के तहत? तो 1919 का भारत परिषद अधिनियम के तहत भारत के सचिव समझ रहे हैं, ये पद होता था भारत के सचिव, जो कहां से शासन करता था? इंग्लैंड में ही रहता था और वो भारत की गतिविधियों पर नजर रखता था। तो ये भारत के सचिव को यह आदेश दे दिया गया कि आप भारत में महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कर सकते हैं। समझ रहे हैं ना? अब आगे लिखिएगा, इस अधिनियम के तहत यानी 1919 का भारत परिषद अधिनियम के तहत भारत में लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। भारत में लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। अतः 1926 ईस्वी में आयोग ने 1923-24 के सिफारिश पर 1926 ईस्वी में आयोग ने 1923-24 की सिफारिश पर सिविल सेवाओं को भर्ती करने के लिए, किसे? सिविल सेवाओं को भर्ती करने के लिए केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। कहा? केंद्र में लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। किस अधिनियम के तहत? तो इसी 1919 का भारत परिषद अधिनियम या 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के तहत। ध्यान रखिएगा। अब आगे लिखिएगा, इस अधिनियम के तहत यानी इसी अधिनियम के तहत वायसराय के कार्यकारिणी परिषद में, इस अधिनियम के तहत वायसराय के कार्यकारिणी परिषद के सदस्यों में 6 सदस्यों में से कमांडर इन चीफ को छोड़कर, कमांडर इन चीफ होता है, कमांडर इन चीफ को छोड़कर 3 सदस्य जो भारतीयों को भर्ती करना अनिवार्य कर दिया। यानी 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के तहत वायसराय के कार्यकारिणी परिषद में 6 सदस्यों में से कमांडर इन चीफ को छोड़कर 3 सदस्य जो भारतीय को उसमें भर्ती करने के लिए अनिवार्य कर दिया। यानी 3 सदस्य में 3 सदस्य भारतीय होना ही चाहिए। अब आगे देखिए, आगे लिखिएगा, इस अधिनियम के तहत यानी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के तहत, इस अधिनियम के तहत सांप्रदायिक आधार पर सिख, भारतीय, भारतीय ईसाइयों, आंग्ल भारतीय तथा यूरोपियन के लिए अलग या पृथक निर्वाचन सिद्धांत विस्तृत की गई अलग से। यानी बोल रहा, इस अधिनियम के तहत सांप्रदायिक आधार पर सिख, भारतीय ईसाइयों, आंग्ल भारतीय तथा यूरोपियन वासियों के लिए, जो यूरोपियन रह रहे थे वासियों के लिए पृथक निर्वाचन सिद्धांत की स्वीकृति दे दी गई। किस अधिनियम के
यानी 1919 के भारत परिषद अधिनियम के तहत। अब आगे लिखिएगा, इस अधिनियम के तहत यानी इस अधिनियम के तहत केंद्रीय बजट, इस अधिनियम के तहत केंद्रीय बजट को अब राज्य बजट से अलग कर दिया गया। यानी 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के तहत केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग कर दिया गया। पहले एक में प्रस्तुत किए जाते थे, लेकिन अब केंद्र को अलग, राज्य को अलग, यानी राज्य परिषद, ठीक है, अलग कर दिया गया। अब आगे देखिए, इस अधिनियम के तहत वैधानिक आयोग, इस अधिनियम के तहत यानी इस अधिनियम के तहत वैधानिक आयोग का गठन किया गया और 10 वर्षों के बाद जांच करने के बाद अपना अध्यादेश प्रस्तुत करने की प्रावधान किया गया। यानी ये वैधानिक आयोग है से 10 वर्ष तक कोई भी कार्य हो रहा है भारत में अंग्रेजों द्वारा किया उस पर जांच समिति थी और उसमें 10 वर्षों तक जांच किया जाता था और उसके बाद 10 वर्षों के जांच करने के बाद यह अपना रिपोर्ट प्रस्तुत करते थे। इस अधिनियम के तहत यानी अगर लिखेगा 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के तहत केंद्र में अध्यादेश जारी करने के लिए वायसराय की शक्तियों को निम्न रूप में बनाए रखा, जैसे निम्न रूप में बनाए रखा जो निम्न है में यानी ये क्या बोल रहा है, केंद्र में अध्यादेश जारी करने का अधिकार किसे दिया गया, वायसराय को। यानी केंद्र में अध्यादेश जारी करने का यह शक्ति प्रदान किया गया निम्न रूप में किसे, वायसराय को। तो इसके द्वारा यानी वायसराय द्वारा कुछ विषयों पर लिखेगा, पहला में कुछ विषयों यानी कुछ विषयों से संबंधित विधेयों कुछ विषयों से संबंधित विधेयों के विचारक, कुछ विषयों से संबंधित विधेयों को विचारक की स्वीकृति देने के लिए पूर्व अनुमति आवश्यक है। यानी वायसराय से अनुमति जरूरी है। अगर कोई भी विधि मतलब कानून बनाने के लिए वायसराय से आदेश लेना आवश्यक है। यानी पूर्व अगर विचार हमको भी कानून बन गया, यानी देखिए विधि बोलिए, कानून बोलिए या अध्यादेश, ये सभी एक ही शब्द है। तो केंद्र में किसी भी विषय पर विधि बनाने के लिए यानी कानून बनाने के लिए बना रहे हैं और उसमें हमको विचार करना है, तो सबसे पहले वायसराय से अनुमति आवश्यक है। यानी विचार के पूर्व ही अनुमति लेना आवश्यक है। अब आगे लिखेगा, कुछ विधेयों पर यानी कुछ विषयों बोलिए, कुछ विषयों के विधेयों पर या कानून ही बोलिए, ठीक रहेगा। कुछ कानूनों को विधानसभा द्वारा पारित किसी कानून को वीटो करने के लिए या सम्राट द्वारा विचार करने के लिए आरक्षित रखा जाता है। यानी कुछ विषय पर अगर हम कुछ विषय पर कानून बना रहे हैं तो उसमें क्या किया जाता है कि अगर उसे वीटो पावर, राष्ट्रपति को वीटो दिया गया, 3 प्रकार के वीटो पावर जो भी है 3 है, तो वीटो पावर राष्ट्रपति को प्राप्त है। तो इसकी चर्चा हम आगे करेंगे कि वीटो क्या होती है, वीटो पावर क्या है। तो ये देखिए, ये वीटो पावर का
प्रयोग करने के लिए या सम्राटों द्वारा, जो राजा बने हैं वो सम्राटों द्वारा, ठीक है ना, उस पर विचार करने के लिए आरक्षित रखा जाता है कुछ कानून को। ठीक है, आगे लिखिएगा, इस कानून को यदि विधानमंडल द्वारा स्वीकृति न दी जाए या उसे अयोग्य घोषित कर दिया जाए, स्वीकृति न दिया जाए या उसे उस कानून को अयोग्य घोषित कर दिया जाए, तो ऐसी स्थिति में यदि वायसराय उस कानून को मनोनीत कर दे तो ये विधानमंडल के समान पारित हो जाएगा। समझ रहे हैं? आगे लिखेगा, कुछ विषयों पर आपात स्थिति में, यानी कुछ विधियों या कुछ कानूनों के आपात स्थिति में अध्यादेश बना सकते हैं। कौन? वायसराय अध्यादेश बना सकते हैं और इसे अस्थायी अवधि के लिए लागू भी कर सकते हैं। अध्यादेश के बारे में हम पहले बताएं कि राष्ट्रपति जैसे अभी वर्तमान समय में राष्ट्रपति ऐसे 123 के अनुसार अध्यादेश जारी करते हैं। और इसी को पलट दीजिए, 213 हो गया, तो राज्यपाल है राज्य में अध्यादेश जारी करने का अधिकार, राज्यपाल का 213 और केंद्र में राष्ट्रपति पूरे 123 के अनुसार। तो अध्यादेश जारी किया जाता था, यानी युद्ध की स्थिति अचानक आ जाए तो राष्ट्रपति क्या करेंगे कि कोई कानून बनाना हो तो इस अनुच्छेद के तहत वो कानून बना देंगे और पारित कर देंगे। और 6 सप्ताह के अंदर सदन की बैठक होगी, संयुक्त बैठक, ठीक है ना, 108 अनुच्छेद के अनुसार, और उसके बाद इस पर चर्चा की जाएगी और अगर चाहेगा तो वो कानून लागू रहे या नहीं। और यही जो अध्यादेश जारी किया गया था अंग्रेजों द्वारा, तो उसमें 6 माह की अवधि होती थी। तो ये अध्यादेश वायसराय द्वारा जारी किया था। तो ये क्या बोलता है कि किसी भी आपात समय में अध्यादेश बना सकते हैं और उसे अस्थायी अवधि के लिए प्रारंभ भी कर सकते हैं, कभी भी खत्म करना पड़े। और सबसे महत्वपूर्ण इस अधिनियम में यानी 1919 का भारत परिषद अधिनियम, इसी को बुलाया था 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम के तहत पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार दे दिया गया। ध्यान में रखिएगा, यानी 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम के तहत महिलाओं को, यानी भारतीय महिलाओं, पहली बार वोट देने का अधिकार दिया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है कि महिलाओं को किस अधिनियम के तहत वोट देने का अधिकार दिया गया था। तो 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम, या तो 1919 का भारत परिषद अधिनियम। थैंक यू दोस्तों, आज यही था। कल हम लोग 1935 का भारत शासन अधिनियम के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे और आप लोग ध्यान से पढ़िए। अगर किसी भी तरह कहीं दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।